अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब। आज हमने रे ऑप्टिक्स का दूसरा टॉपिक पढ़ना है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लेन मिरर में वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। मिरर के सामने खड़ा होना तो हमारी फेवरेट हॉबी है, हम डेली खुद को देखते हैं। आज हम ये भी सीखेंगे कि जब मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी और उसके इमेज की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, प्लस और माइनस का सही यूज़ कैसे होता है, और फर्दर ये मिरर जो है ये फिक्स भी हो सकता है और बेटा ये मूव भी करेगा, और मोशन में ये पैरेलल और नॉर्मल दोनों तरीके से मूव कर सकता है। तो इन सारी कंडीशंस में जो वेलोसिटी है इमेज की और ऑब्जेक्ट की, ये कैसे कैलकुलेट होगी। तो यकीनन इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो के एंड में आपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट नॉर्मल टू द मिरर मूव करता है और मिरर फिक्स है, यानी दो बातें हैं। एक तो ऑब्जेक्ट नॉर्मल डायरेक्शन में मूव करता है और दूसरा मिरर जो है ये फिक्स है। तो इस कंडीशन में हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हम मिरर बना लेते हैं, और क्योंकि ये फिक्स है तो यहाँ पर हमने लिख दिया फिक्स्ड मिरर। अब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं और ऑब्जेक्ट जो है ये नॉर्मल टू द मिरर मूव कर रहा है। तो ये देखो हमने इसको इस तरफ मूव करवाया क्योंकि ये नॉर्मल मूव कर रहा है। नॉर्मल का मतलब है मिरर के साथ 90 डिग्री बनाकर मूव करता है। अब इसका बेटा इमेज भी होगा, और इमेज जो है ये मिरर में बनेगा इधर, और इमेज जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। शीशे में हमेशा ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप शीशे की तरफ जाओगे, इमेज आपकी तरफ आएगा। आप शीशे से अगर दूर जाओगे तो फिर इमेज जो है वो भी इधर को दूर जाएगा। सही है। अब यहाँ पर हम प्लस माइनस को भी देख लेते हैं। आमतौर पर हम राइट की तरफ प्लस सपोज़ करते हैं और लेफ़्ट की तरफ हम माइनस सपोज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये u वेलोसिटी के साथ मिरर की तरफ जाता है, तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, आप जितनी स्पीड के साथ मिरर की तरफ जाते हो आपका फ़ोटो भी तो उतनी ही स्पीड के साथ आएगा। जब आप मिरर की तरफ जाते हो आप स्लो स्लो चलोगे, इमेज भी स्लो स्लो चलेगा। आप तेज़ जाओगे, ये भी तेज़ जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होती है, यानी कि u। ठीक है। तो ये बात आपने समझनी है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और दूसरा सेम स्पीड के साथ मूव करते हैं। इस बात को हम इस तरीके से लिखें कि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जितनी स्पीड के साथ जाता है, इमेज मिरर की तरफ भी उतनी ही स्पीड के साथ आता है। O मतलब ऑब्जेक्ट, M मतलब मिरर, I मतलब इमेज, M का मतलब है मिरर। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर और इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ये बराबर होती है, और माइनस का मतलब है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट इधर को होता ना तो फिर इमेज ने इधर को हो जाना था। ठीक है, समझ में आया। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, ये देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ये हमने अगर u ली, अगर ये u है तो फिर इमेज की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से क्या होगी, -u। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ u के साथ जाता है तो इमेज भी मिरर की तरफ u के साथ ही आएगा। समझ में आया। तो यहाँ से
इन दोनों की वेलोसिटी आपने अभी मिरर के हिसाब से ली है। अगर मैं आपको बोलूं कि ऑब्जेक्ट इमेज के हिसाब से कितनी तेज़ मूव कर रहा है, तो बेटा ये देखो, ये दोनों मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जोड़ हो जाती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम इन दोनों को सम कर देंगे। u और u अपोजिट डायरेक्शन में हो गए 2u, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज के हिसाब से, ये देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज के हिसाब से ये हो गई 2u, और इसके सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, तो प्लस है। प्लस क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसका साइन वही होता है जिस तरफ को ऑब्जेक्ट जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होगी। अब अगर मैं बोलूं इमेज की रिलेटिव वेलोसिटी, तो इमेज की रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये भी 2u होगी। रिलेटिव वेलोसिटी का मार्ग तो सेम रहेगा, पर क्योंकि इमेज नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो ये -2u होगी, और ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी +2u होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर मिरर फिक्स है और ऑब्जेक्ट नॉर्मल डायरेक्शन में मूव करता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से बराबर होती है इमेज की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ u के साथ आता है तो इमेज मिरर की तरफ -u के साथ आएगा, और इन दोनों की आपस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये डबल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में सम हो जाती है। सही हो गया। अब यहाँ पर हमने u और u लिया है, अगर हम इसको रिप्लेस कर दें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के साथ तो फिर ये प्रॉब्लम कैसा बनेगा। सपोज़ करो मैंने u के बदले यहाँ पर लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ वैल्यू देकर कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट मिरर के हिसाब से 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ये देखो ऑब्जेक्ट जो है ये मिरर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड के साथ चला, ठीक है। और ये जो इमेज है, इमेज मिरर की तरफ, इसलिए मैंने लिखा इमेज की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से ये हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। -u मतलब -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। माइनस इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो मिरर के हिसाब से इन दोनों की वेलोसिटी 5-5 है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट और इमेज की आपस में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, तो बेटा देखो ये दोनों मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी इमेज के हिसाब से ये 10 होगी, और +10 क्यों? क्योंकि ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इमेज की ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये भी 10 ही होगी, लेकिन -10 होगी क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करके भी हमने इसको समझना है, ठीक है, या समझने की कोशिश की है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर मिरर भी मूव करे तो क्या करना है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स नॉर्मल टू द मिरर एंड मिरर इज़ मूविंग टू, ये दोनों बातें गौर से देखनी है, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्ट नॉर्मल ही मूव करेगा, और यहाँ पर एक्स्ट्रा बात क्या है कि मिरर भी चल रहा हो। वो कैसे? ये देखो मिरर है और अब ये मूव कर रहा है, मूविंग मिरर है, तो हम इसकी मोशन को इंडिकेट करते हैं इस एरो के साथ, ठीक है। और इसकी कोई वैल्यू भी पुट कर देते हैं। लेट सपोज करो ये 3 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा है, और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये नॉर्मल टू द मिरर मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा यहाँ पर ये भी तो मूव करेगा, और ये मिरर की तरफ
यहाँ लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ पर हमने वंस अगेन माइनस लेफ़्ट के लिए और प्लस जो है वो राइट के लिए सपोज़ कर लिया। तो क्वेश्चन ये है कि इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, इमेज की वेलोसिटी बताओ, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज हमने मालूम करनी है। तो आप तो बोलोगे सर कोई बात ही नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी तो हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड, -11 और -3, तो आप बोलोगे सर ये 5 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रहा है, तो ये -5 के साथ चलेगा जैसे पहले किया था, तो कोई मसला नहीं है, बी ऑप्शन सही। इतना सिंपल है। नहीं नहीं नहीं, ये देखो यहाँ पर ये मिरर मूव कर रहा है, वेट, तो जब मिरर मूव करेगा तो फिर इस तरीके से सिंपल नहीं करना कि ये 5 के साथ जा रहा है तो ये -5 के साथ आएगा। नाउ मिरर इज़ आल्सो मूविंग, तो जब बेटा मिरर मूव करेगा तो हमने वेलोसिटी को ऐसे सिंपल जो है वो सॉल्व नहीं करना और जल्दबाजी नहीं करनी। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन जो है वो मिटा दिए और एक मरतबा फिर सोचते हैं कि ये जो मिरर है ये 3 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ये 5 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है, इमेज की वेलोसिटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो बेटा सबसे पहले तो ये बता दो कि ये जो 3 मीटर पर सेकंड है मिरर की वेलोसिटी, ये किसके हिसाब से है? जाहिर सी बात है ग्राउंड के हिसाब से, यानी ये इसकी एक्चुअल स्पीड है, ग्राउंड रेस्ट वाला फ्रेम जो है उसके हिसाब से ये 3 मीटर पर सेकंड के साथ चलता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मिरर की वेलोसिटी ग्राउंड के हिसाब से, पहले जो आए उसकी वेलोसिटी है और दूसरा यानी उसके हिसाब से। तो ये कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों? क्योंकि ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है और लेफ़्ट जो है वो माइनस है। ठीक हुआ? तो अब ये बताओ कि अगर मैं बोलूं कि मिरर ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितना तेज़ चल रहा है। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी जोड़, तो 3 और 5 हो जाएंगे 8। और क्योंकि मिरर की वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मिरर की वेलोसिटी है और मिरर जो है वो इधर को आ रहा है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी में आएगा माइनस। सही है? तो मिरर की वेलोसिटी हमने देखी ग्राउंड के हिसाब से भी और मिरर की वेलोसिटी हमने देखी ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी। अब हम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर आते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ये ग्राउंड के हिसाब से है या मिरर के हिसाब से? ये ग्राउंड के हिसाब से है ना, इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी माना एक्चुअल वेलोसिटी है ये। तो ये जो वेलोसिटी है किसकी? ऑब्जेक्ट की ग्राउंड के हिसाब से, ये 5 मीटर पर सेकंड है। प्लस क्यों? क्योंकि ये राइट की तरफ जा रहा है। पर अगर मैं बोलूं कि मिरर के हिसाब से कितनी होगी, तो वंस अगेन देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे सम, तो ये भी हो जाएगा 8। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से 8 प्लस 8 क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जो जिस तरफ को जाता है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी उसी तरफ होती है। ठीक है, तो एक बात तो हमने क्लियरली यहाँ पर सीख ली कि जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी सम हो जाती है और फिर जिसकी वेलोसिटी होना उसको साइन वही लगानी है जिस तरफ को वो जा रहा है। सही हो गया? तो ऑब्जेक्ट मिरर के हिसाब से प्लस 8 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है। तो अब ये बताओ कि हमने शुरू में ये कंडीशन पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से जितनी होती है ना, इमेज भी उतनी ही वेलोसिटी के साथ मिरर की तरफ आता है। यानी ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड के साथ मिरर की तरफ आएगा, इमेज भी उतनी ही स्पीड के साथ मिरर की तरफ आता है अपोजिट डायरेक्शन में। सबसे पहली कंडीशन थी ये, इसको आपने याद रखना है। तो अगर हम इस कंडीशन को यूज़ करें
तो फिर यहाँ पर देखो कि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ +8 मीटर पर सेकंड के साथ आ रहा है, तो फिर इमेज मिरर की तरफ -8 मीटर पर सेकंड के साथ आएगा। इमेज की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से -8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इमेज की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से भी होती है, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी हो सकती है, और इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के हिसाब से भी हो सकती है। मिरर और ऑब्जेक्ट ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो इमेज की वेलोसिटी इनके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअल वेलोसिटी इमेज की नहीं मिलेगी, तो फिर इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर वो बोलता है कि इमेज की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से बताओ, तो फिर तो हम बोलेंगे -8। अगर बोले ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी कैलकुलेट करेंगे। पर अगर कुछ भी नहीं बोलता और बोलता है कि इमेज की वेलोसिटी बताओ, तो फिर बेटा इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो मूव कर रहे हैं। लास्ट केस में जब मिरर मूव नहीं करता था, तो जब हम मिरर के हिसाब से कैलकुलेट करते थे तो ऑटोमेटिकली ग्राउंड के हिसाब से भी कैलकुलेट हो जाती थी, क्योंकि मिरर रेस्ट में था तो ग्राउंड भी रेस्ट में होता है। पर यहाँ पर क्योंकि मिरर मूव कर रहा है, तो अगर आपने वेलोसिटी मिरर के हिसाब से कैलकुलेट की तो वो डिफरेंट होगी और ग्राउंड के हिसाब से डिफरेंट होगी। ठीक है, तो मिरर के हिसाब से जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो तो यहाँ पर आ गई -8 मीटर पर सेकेंड। पर ये तो सही ऑप्शन नहीं है। एक्चुअल वेलोसिटी यानी ग्राउंड के हिसाब से जो वेलोसिटी है हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। वो कैसे था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसको हम कैसे लिखते थे? VAB, यानी ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से। ठीक है, पहले ए है, ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से। तो बेटा ये डिफरेंस वेक्टर होता था और ये बराबर होती थी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी जिसकी वेलोसिटी है वो पहले और जिसके हिसाब से है वो उसमें से माइनस होगा। अगर यहाँ पर होता वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो फिर हम क्या बोलते? VB माइनस VA। समझ में आया? अब यहाँ से अगर हम ऐसे लिखें कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर है माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये कंडीशन तो है ना बेटा मिरर में, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जितनी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आता है उतनी ही वेलोसिटी के साथ इमेज भी मिरर की तरफ आता है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब रिलेटिव वेलोसिटी वाले फार्मूले की तरह अगर हम इसको एक्सपांड करें तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से। तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, क्योंकि जो बाद वाला होता है वो माइनस होता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। बेटा बराबर सेम, माइनस भी सेम, और इसी तरीके से हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, अब फर्दर ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर सेम बराबर सेम, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, अब यहाँ से ये जो मिरर की वेलोसिटी माइनस है उस तरफ जाकर क्या हो जाएगी? प्लस। तो मिरर की वेलोसिटी और प्लस ये वाली भी मिरर की वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगी? 2 मिरर की वेलोसिटी। और बेटा ये जो माइनस का है इमेज की वेलोसिटी, इस तरफ को आकर ये क्या हो जाएगी? ये प्लस हो जाएगी। इस तरफ माइनस है, यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगी। तो फाइनल हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर एक बात गौर करो, यहाँ पर ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, इसके साथ एम या कुछ और नहीं है। यहाँ पर भी सिर्फ आई है और यहाँ पर भी सिर्फ मिरर है, यानी ये ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वेलोसिटी है ग्राउंड के हिसाब से, इमेज की एक्चुअल वेलोसिटी है और ये मिरर की एक्चुअल वेलोसिटी है ग्राउंड के हिसाब से। सही हो गया? अब ये फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब मूविंग मिरर हो, मिरर भी मूव करे।
तो मिरर मूव करेगा तो हमने ये यूज़ करना है, और अगर मिरर मूव नहीं करता तो हमने इस फार्मूले से गुजारा करना है। ठीक है, समझ में आया? अब इसको यूज़ करके हम सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो वापस आ जाते हैं प्रॉब्लम पर, और प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से था कि मिरर जो है वो 3 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा था, ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर पर सेकंड के साथ, और इमेज की वेलोसिटी हमने मालूम करनी थी एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड के हिसाब से। ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज मिरर इज़ मूविंग मिरर है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे। दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो नॉर्मल डायरेक्शन में मूव करे और दूसरा मिरर भी मूव करे, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर ये जो वेलोसिटीज़ हैं ये एक्चुअल वेलोसिटीज़ हैं। तो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? +5 है, +5 क्योंकि ये प्लस की तरफ जा रहा है। इमेज की वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, तो इसको हम ऐसा ही रहने देंगे। और मिरर की वेलोसिटी क्या है? 3 पर -3 क्योंकि लेफ़्ट की तरफ है। तो जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये देखो, ये हो गया 5 प्लस ये सेम, ये 2 सेम, और मिरर की वेलोसिटी जो है ये -3, ये -6 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 5 है इस तरफ, ये जब इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये -6 और ये -5, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? -11 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो इमेज है ये -11 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है। ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है ग्राउंड के हिसाब से, जो हमसे वो पूछ रहा था। उसने ये नहीं बोला ग्राउंड के हिसाब से, लेकिन जब वो कुछ भी नहीं बोल रहा तो इसका मतलब है रेस्ट वाले फ्रेम के हिसाब से। सही है। अब यहाँ पर आपने ये भी देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के हिसाब से, ये देख लो, अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट मिरर के हिसाब से कितनी तेज़ चल रहा है, तो वंस अगेन वही चीज़ कि अपोजिट डायरेक्शन में है, जोड़ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ये प्लस की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट मिरर के हिसाब से +8 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि इमेज जो है ग्राउंड के हिसाब से तो ये -11 है, मिरर के हिसाब से कितना है, तो फिर हम क्या करेंगे? इसी को ही तो माइनस कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के हिसाब से और इमेज मिरर के हिसाब से एक जितना तेज़ चलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो हमने बार बार डिस्कस की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर वो ये बोले कि इमेज की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से बताओ, तो फिर बोलेंगे -8, और अगर बोले इमेज की वेलोसिटी बता दो तो फिर समझ जाएंगे कि ग्राउंड के हिसाब से है, और अब हम यूज़ करेंगे -11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम काउंटर चेक भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ऐसे लिखें, इमेज की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से IM, यानी इमेज की वेलोसिटी है मिरर के हिसाब से। ठीक है, ये क्या है? इमेज की वेलोसिटी, ये क्या है? मिरर की वेलोसिटी। अब इमेज की वेलोसिटी मिरर के हिसाब से कितनी है? ये देखो -8, तो यहाँ पर हम -8 रख सकते हैं। इमेज की वेलोसिटी हमें चाहिए एक्चुअल वेलोसिटी, और मिरर की जो वेलोसिटी है ये है 3, -3 क्योंकि ये लेफ़्ट की तरफ है। तो वैल्यूज़ पुट करने से ये हो जाएगा, ये -8 यहाँ से बराबर सेम, इमेज की वेलोसिटी चाहिए ये माइनस फार्मूले वाली, और ये -3 क्योंकि ये लेफ़्ट की तरफ है। बेटा ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +3, और जब ये साइड चेंज करेगा तो वंस अगेन एक मरतबा फिर माइनस हो जाएगा, यानी -8 ये, और ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस ये भी, तो -3 और -8 क्या हो जाएगा? -11। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू -11। यहाँ पर भी देखो -11। तो वंस अगेन हमने वेरीफाई कर लिया कि भली आप इस तरीके से करो या भली आप इस फार्मूले के हिसाब से करो, आपको इमेज की वेलोसिटी सेम मिलने वाली है। पर इस बात का वंस अगेन आपने ख्याल करना है कि कुछ भी नहीं बोलता तो ग्राउंड के हिसाब से आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट करनी है, और अगर आप बोलती हो कि मिरर के हिसाब से तो फिर आपने ऐसे कैलकुलेट कर लेनी है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप। समझ में आया? अब आगे चलें और नेक्स्ट केस को देखते हैं
कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के साथ पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसमें हम मिरर बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिक्स या मूविंग नहीं लिखते, क्योंकि पैरेलल डायरेक्शन में फिक्स हो मूविंग हो दिस डज़ नॉट मैटर। मिरर कैसे भी मूव करे मैटर नहीं करता, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर के साथ पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी जैसे मिरर है ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसका जो इमेज होगा वो भी तो इसी तरफ जाएगा। आप शीशे से ऐसे जाओगे तो आपका फ़ोटो भी तो पैरेलल ऐसे ही जाएगा, साइड बाय साइड। सही हो गया। यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी कंसीडर करें ये 5 मीटर पर सेकंड, तो ये भी तो 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। यानी जब हम पैरेलल मूव करते हैं तो हमारी और इमेज की वेलोसिटी एक तो सेम होती है और डायरेक्शन भी सेम होती है। और मिरर फिक्स हो मूव करे ये भी मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही सिंपल है, हम सिंपली ऐसा लिख देंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी बराबर होती है, मैग्नीट्यूड में भी और साइन यानी डायरेक्शन में भी। तो पैरेलल वाले प्रॉब्लम्स तो बड़े ही आसान होंगे, क्योंकि मिरर जो है वो मूव करे ना करे मैटर नहीं करता। ठीक है, आगे चलें। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जहां से आपको बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक मिरर है और फ़िलहाल ये मिरर हम फिक्स रखते हैं, फिक्स मिरर है। और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ना नॉर्मल ना पैरेलल। ये दो कश्तियों का सवार है। तो बेटा दो कश्तियों का सवार हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसको बोलेंगे एक तरफ हो जा। यहाँ अपने कंपोनेंट बना ले, जो जिस तरफ है उसको उसका हिस्सा दे दो। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, इसकी रेजोल्यूशन करेंगे और इसका हॉरिजॉन्टल, सपोज़ कर लो हम पहले इसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं कि ये जो वेक्टर है या ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी है 5√2 मीटर पर सेकेंड और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वो है 45 डिग्री। कितनी है, 45 डिग्री। तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इस तरीके से बनेगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ग्रीन वाला, इसको हम साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं। और बेटा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंगल के हिसाब से बेस वाली साइड है, ठीक है, बेस वाली साइड है ना, तो बेस के साथ क्या लगता है, हिपाटिन्यूज टाइम्स कास थीटा। तो यहाँ पर हम इसको ग्रीन वाले पार्ट यानी बेस को लिखें 5√2। 5√2 क्या है, हिपाटिन्यूज इंटू कास 45 डिग्री। कास 45 डिग्री जो है वो होती है 1/√2, ये सेम। अब यहाँ पर ये देखो, ये √2 और √2 ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो बाकी यहाँ पर कितना बचेगा, सिंपली 5। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये 5 होगा, हमने लिख दिया यहाँ पर 5। इसके बाद अब हम ये जो नॉर्मल, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको ले लेते हैं, ये यहाँ पर हमने लिखा। और ये जो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर है और आपको पता है परपेंडिकुलर वाली साइड के साथ साइन लगता है, ठीक है। यानी ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये बराबर होता है हिपाटिन्यूज टाइम्स साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हिपाटिन्यूज टाइम्स साइन ऑफ दिस एंगल। यहाँ पर साइन 45 डिग्री भी 1/√2 के बराबर ही होती है, ये सेम रखा है। तो इस तरीके से बेटा ये भी कैंसिल हो जाएगा √2 में, तो बाकी ये भी 5 बनेगा। तो यहाँ पर भी हमने 5 लिख दिया। यानी इस वेक्टर के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट हमने बना लिए। पर याद करो अभी ये जो कंपोनेंट हैं ये हैं किसके, ऑब्जेक्ट के। हमसे वो जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि इमेज की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो इमेज बनेगा शीशे में उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कंपोनेंट पर आते हैं, ग्रीन वाले पर। बेटा ये है तो हॉरिजॉन्टल पर मिरर के साथ तो नॉर्मल है, ये देखो
ये खुद तो हॉरिजॉन्टल है पर मिरर पर नॉर्मल है। और आपको पता है नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो रिवर्स हो जाता है। अगर ये 5 है तो इमेज का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में 5 हो जाएगा, रहेगा तो सेम पर अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कब? जब मिरर फिक्स होता है तो सिंपली आप क्या करते हो, नॉर्मल वेलोसिटी को उल्टा कर लेते हो। और ये जो पैरेलल कंपोनेंट है मिरर के साथ पैरेलल, ये तो सेम ही रहेगा। पैरेलल कंपोनेंट पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भले मिरर फिक्स हो या मूव करे, तो ये तो बेटा सेम ही रहेगा 5। ये डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वाला, और ये सेम ही रहेगा। तो हमें इमेज का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट मिल गए। अब चाहे तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, यानी इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी -5i + 5j। -5i क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है और वर्टिकल कंपोनेंट j वाला जो है वो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब इसका अगर बोले कि मॉड बताओ, तो मॉड भी हम कैसे निकालेंगे कि अंडर रूट में ये जो हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिले हैं इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर और फिर ये 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर में ये माइनस तो हो जाएगी ख़त्म, तो ये क्या हो जाएगा 25 + 25 यानी कि √50। √50 को जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5√2, क्योंकि इसको हम 25 से ज़रब 2 लिख सकते हैं। 25 का √5 बाहर आ जाएगा और बाकी जो 2 है वो रेडिकल में ही रहेगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपने करना क्या है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एंगल पर मूव करेगा तो सबसे पहले हमने उसके कंपोनेंट बना लेने, और फिर देखना है कि मिरर अगर फिक्स है तो आपने नॉर्मल कंपोनेंट को जो उल्टा कर देना है, पैरेलल कंपोनेंट को सेम रखना है, और फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेना है, भली उसका मॉड निकाल लो। अब बिल्कुल ये हो गया आसान। ठीक है, फाइनली अब हम एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स फार्मूले के हिसाब से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वंस अगेन एक मिरर ले लिया, और अब ये जो मिरर है हम इसको मूविंग सपोज करते हैं। ये मूव कर रहा है तो इसको डायरेक्शन दें। लेट सपोज करो ये इधर को मूव कर रहा है। ज़रूरी थोड़ी है कि मिरर हमेशा इधर को मूव करे, मे बी इधर को भी मूव कर सकता है। अब इसकी जो वेलोसिटी है सपोज कर लेते हैं कि 3 मीटर/सेकंड है। ठीक है, और यहाँ पर अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाकर मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हमने सपोज कर ली 5, और ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है 37 डिग्री। ओए होए होए होए, ये जो 37 डिग्री है इसका साइन कास हम कैसे निकालेंगे, मर गए अब तो। ठीक है, क्या मुश्किल है। इसकी रेजोल्यूशन करनी है तो सबसे पहले चलो कंपोनेंट तो बनाओ। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो बताओ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितने होंगे? कैलकुलेटर का यूज़ थोड़ी ना करना है, ऐसे ही बताओ। नहीं समझ में आया? अरे भाई ये होंगे 3 और 4। कैसे भाई? ये तो बिल्कुल सिंपल है। आपने ये फेमस राइट एंगल ट्रायंगल नहीं देखा 3, 4, 5 वाला? तो बेटा 3, 4, 5 वाले में 5 के सामने वाली तो 90 डिग्री होती है क्योंकि ये हिपोटेन्यूज़ है। तो बाकी आपको साइडें मिली हुई हैं, तो ये जो एंगल है इसके लिए अगर हम tan थीटा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा = 3/4। तो 3/4 का tan इन्वर्स करोगे तो 37 मिलेगा। और इस एंगल के लिए आप tan थीटा = 4/3 इसको इन्वर्स करोगे। यहाँ सिंपली ऐसे ही देख लो कि टोटल एंगल ये 90 होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो 37, तो बाकी कितना बचेगा 63। याद कर लो कि अगर कोई राइट एंगल 5, 3 और 4 वाला है तो एक एंगल 90, 5 के सामने वाली, 3 के सामने वाली 37 और 4 के सामने वाली यहाँ पर कितनी होगी 63। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर एंगल 37 दी और ये साइड 5 है ना, तो आपने जल्दी से समझना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कितने होंगे, 37 के सामने वाला 3 और ये 4। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कितना होता 63, तो फिर ये 4 और ये 3 बनना था। तो ये कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, ये भी आपने सीख लिया।
अब कोई मसला नहीं है कि आपको पैरेलल और नॉर्मल, ठीक है, वंस अगेन बता दूं, हॉरिजॉन्टल तो है पर मिरर के साथ नॉर्मल है और ये पैरेलल है। तो इमेज का ये जो कंपोनेंट होगा, कौन से वाला, इमेज का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, क्या ये भी 4 होगा? तो आप बोलते हो सर इमेज का जो कंपोनेंट होता है ना ये -4 हो जाएगा, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएगा और -4। नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब ये जो मिरर है ये मूव कर रहा है, और बेटा जब मिरर मूव करता है तो फिर तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, मिरर मूव करे नॉर्मल मूव करे, ठीक है। तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए जब मिरर मूव करता है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब इसमें सारी चीज़ें हमने नॉर्मल लेनी है क्योंकि ये नॉर्मल कंपोनेंट वाले का फार्मूला है। तो ऑब्जेक्ट की नॉर्मल वेलोसिटी क्या है 4, इमेज की नॉर्मल वेलोसिटी हमें चाहिए और मिरर की नॉर्मल वेलोसिटी है 3 + 3 क्योंकि ये राइट की तरफ है। पुट करें वैल्यूज़, पुट कर दी, ये देखो 4, ये चाहिए प्लस, यहाँ पर ये मैंने नॉर्मल लिख दिया है ताकि आपको समझ आए कि ये फार्मूला नॉर्मल कंपोनेंट्स को में यूज़ होगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर 6 कैसे आया, ये 2 और बेटा ये 3, 2 3 ज़ा 6, ये 4 उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो फिर ये नॉर्मल कंपोनेंट बचेगा 6 - 4 = 2। समझ में आया? किसका नॉर्मल कंपोनेंट? इमेज का नॉर्मल कंपोनेंट होगा 2। नॉर्मल का मतलब है मिरर पर नॉर्मल, और +2 का मतलब है राइट की तरफ बनेगा, सिंपल। तो इसको मैं लिख दूं 2 मीटर पर सेकंड। बाकी बचा ये पैरेलल कंपोनेंट, तो बेटा ये तो इमेज का सेम ही रहेगा। क्यों? मिरर मूव करे ना मूव करे, ठीक है, ये पैरेलल कंपोनेंट सेम रहता है और ये कितना होगा, ये तो 3 ही रहेगा, ठीक है। इमेज का नॉर्मल और पैरेलल दोनों कंपोनेंट मिल गए। अब आप इसको लिख लो वेक्टर फॉर्म में। कैसे लिखोगे बेटा, 2i प्लस का 2i राइट की तरफ है और ये 3j। चाहे तो अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो इस तरीके से, कैसे, √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 3 √13, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल आसान। तो इस तरीके से हम सारे MCQs सॉल्व कर लेंगे, फिर भले मिरर मूव करे या रेस्ट में हो, ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्मल मूव करे या कोई एंगल बनाकर मूव करे। और इस तरीके की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, यानी 37 डिग्री की एंगल है या 63 डिग्री की एंगल है, तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक्स भी देखो, क्योंकि कैलकुलेटर के चक्करों में पड़ोगे तो MCQs का टाइम निकल जाए।